मेरे क्यूट लिटिल पोटैटोज, मैं तुम्हारी प्रणीता मैम स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से चैनल पे अनअकैडमी महाराष्ट्र 9th एंड 10th। आज हम करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। इसका जो फर्स्ट स्लाइड है ये ऑल अबाउट द ओवरव्यू। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ओवरव्यू अगर मैं दूं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है भैया, मल्टीपल सिस्टम्स है जो क्या करती है, मल्टीपल काम करती है। ठीक है, तो वेरियस ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में जो क्या कर रहे हैं भैया, वेरियस फंक्शनिंग कर रहे हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, सोर्स ऑफ फूड में तुम्हें याद रखना एनिमल कंज्यूम्स और प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, जो क्या करते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं एनर्जीज की, ठीक है, अब ये सारी चीजों के लिए अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो ये कुछ भी फंक्शनिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगी, हमें चाहिए रहेगी एनर्जी। ठीक है, तो दोज आर कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जीज। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, ये सारे क्या है, न्यूट्रिएंट है। उसमें मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है बच्चा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एंड लिपिड्स। ठीक है, तो और अब ये सारी चीजों के लिए इट इज नॉट लाइक ओनली फूड स्टफ सफिशिएंट फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, हमें ऑक्सीजन भी चाहिए। वही सारी चीजें आज के हम लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक जो कि क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या होता है, हाउ सेल प्रोड्यूस एनर्जी, हमारी जो सेल्स है वो एनर्जी कैसे बनाती है। ठीक है, पहले तो सेल का स्ट्रक्चर हमने बहुत बचपन में पढ़ा है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या है बच्चा, फूड दैट कंज्यूम बाय द एवरीडे मेनली यूटिलाइज द प्रोडक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फॉर दिस पर्पस ग्लूकोज जो है इज द टाइप ऑफ क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, इज ऑक्सीडाइज बाय स्टेप, इसी को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन को तुम याद रख सकते हो, सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब क्या हो जाता है बच्चा, एक सेकेंड, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, मतलब क्या, हमारी बॉडी में ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके क्या मिलती है, हमें एटीपी मिलती है। क्या मिलती है, एटीपी, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब तक छोटे क्लासेस में तुमने पढ़ा होगा इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीजिंग ऑफ CO2, ये रेस्पिरेशन है नहीं, ये क्या है बच्चा, ये है ब्रीदिंग। ये प्रोसेस क्या है, ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन मतलब क्या, जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। और ये कहाँ पे हो रहा है, हमारी सेल में। ठीक है, अब सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है ये ऑकर करता है दो मेथड से। ठीक है, कौन सी दो मेथड से, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें ऑक्सीजन चाहिए रहेगा, और जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके जो इन एरोबिक रेस्पिरेशन देयर आर, जो ऑक्सीजन है वो 3 स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। पहली स्टेप अगर हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस, क्या है बच्चा, ग्लाइकोलिसिस। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये कहाँ पे होती है, ये होती है साइटोप्लाज्म में। जो तुम्हारा सेल है ये देखो, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इससे 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, और इसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। इसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चा, ग्लाइकोलिसिस। डन, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस। लिसिस मतलब क्या, ब्रेक डाउन करना। ठीक है, और इसके अलावा हमें क्या मिलती है, एटीपी मिलती है, नाड मिलता है और वाटर भी मिलता है पायरुविक के साथ में। अगर हम बात करते हैं सेकेंड साइकिल, दैट इज अ TCA साइकिल, जिसको क्रेब्स साइकिल भी बोला जाता है। अब ये जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल कहाँ पे हो रही है, बोथ मॉलिक्यूल जो है एसिटिल CoA चाहिए रहता है, ये एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, साइक्लिक चेन रिएक्शन होती है जिसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिडिक साइकिल बोला जाता है। इट इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, वो भी इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। देखो
अगर तुम ये चीज याद भी नहीं रहती है बट इतनी ही चीजें याद रखते हो तो भी तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, डबल लेयर। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चालू हो रही है, क्रेब्स साइकिल चालू हो रही है। इसमें क्या मिल रहा है, CO2, H2O, नाड एंड फाड, ये तीनों चीजें हमें मिल रही है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं आगे, दिख रहा है अभी, दिस मॉलिक्यूल नाड एंड फाड जो है, नाड एंड फाड जो है ये एनर्जी दे रहे हैं हमें फॉर कैरी एनर्जी टू द नेक्स्ट स्टेज। कौन सी स्टेज है, ETS साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन वाली। मैक्सिमम ATP क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 साइकिल देखी। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शंस, जो मैंने बोला था ETS साइकिल, जिसमें क्या होता है, ये जो नाड और फाड बने थे TCA साइकिल में, ये हो तो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में ही, ठीक है। ये सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रही है। जो 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नाड और 2 मॉलिक्यूल ATP कहाँ से मिलते हैं, फाड से। तो ये MCQ के लिए याद रख लेना। उसके बाद ATP वाटर मॉलिक्यूल आर ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन, और ये कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। अब ये पूरी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ तुम्हें क्या हो रहा है। देखो पायरुविक एसिड आया, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ, पायरुविक एसिड आया। अब ये पायरुविक एसिड यहाँ पे एसिटिल को है, ठीक है, याद रखना। फिर कहाँ पे जा रहा है, TCA साइकिल में आ रहा है, ठीक है। अब TCA साइकिल में हमें कितने नाड मिल रहे हैं, 1 2 3, और CO2 भी मिल रहा है और एक ही फाड मिल रहा है, ठीक है। तो नाड एंड फाड मैंने तुम्हें याद रहे करके बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये सारी चीजें वहां पे हो रही है। अब आते हैं हम आगे, दस मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इन एरोबिक रेस्पिरेशन, और हमें CO2 और H2O आर प्रोड्यूस अलोंग दिस एनर्जी। ये तुम्हें याद रखना है। उसके बाद अगर तुम्हें याद रखने हैं इनके फुल फॉर्म्स, ठीक है, मतलब नाड क्या है, फाड क्या है, ये दोनों भी चीजें तुम्हें याद रखनी है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इतनी अच्छी PPT या इतने अच्छे नोट्स तुम्हें कहाँ पे मिलेंगे बच्चा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अब टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में जाना इस चैनल के, वहां पे टेलीग्राम की लिंक दी है, वहां पे जाके ज्वाइन कर लो। ये सारे नोट्स वहां पे अवेलेबल है, और जितनी भी चीजें, मतलब जो भी नोटिफिकेशन है, सारी चीजें टेलीग्राम पे आती है, तो जल्दी जाके ज्वाइन कर लो। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर लो। उसके बाद इतना क्वालिटी कंटेंट यहीं पे मिलेगा। फिर अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, ATP, जैसे हमने बचपन में पढ़ा भी है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बन रही है एनर्जी, यहाँ पे बन रही है ATP, ठीक है। ATP के आगे हम देखेंगे ATP के बारे में, ठीक है। इस पे ATP एनर्जी करेंसी क्या हो रहा है यहाँ पे। ATP के अलावा मैं तुम्हें और भी चीजें बताती हूँ। यहाँ पे होता है AMP, ADP, AMP, उसके बाद ADP, उसके बाद ATP, ठीक है, एडेनोसिन, ATP, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है इसको। यहाँ पे क्या है, डाइफॉस्फेट, यहाँ पे है मोनोफॉस्फेट। मतलब जितने ज्यादा फॉस्फेट बॉन्ड होंगे उतने ही ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। जितने फॉस्फेट ग्रुप ऐड होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी। ATP क्या करेगा, ADP में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये देखो, जब एनर्जी चाहिए रहेगी तो यहाँ पे क्या आके ज्वाइन होगा, फॉस्फेट बॉन्ड, और वैसे ही तुम्हें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो ये हो गया एनर्जी करेंसी। अब पूरे चैप्टर का ओवरव्यू क्या है बच्चा, देखो, देयर इज अ इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन अ बॉडी ड्यू टू द क्या कंडीशन, अगर फास्टिंग, हंगर ऐसे वगैरह होता है, देन लिपिड एंड प्रोटीन्स आर यूज्ड एज अ एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। जब हमारे बॉडी में फास्टिंग के वजह से, हंगर के वजह से अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, ठीक है, अमाउंट कम होता है, उस टाइम पे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कौन यूज किया जाता है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। इन केस ऑफ लिपिड्स दे आर कन्वर्टेड, किस में कन्वर्ट किया जाता है बच्चा, फैटी एसिड में। किस में कन्वर्ट किया जाता है, फैटी एसिड में। और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट किया जाता है, अमीनो एसिड्स में। और वही सेम रिएक्शन होगी, और इससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ATP मिलेगी। डन। नेक्स्ट, ये देखो दोनों भी चेन कर दिया है यहाँ पे, देखो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे देखो, अगर लिपिड्स को किस में ब्रेक डाउन किया है, फैटी एसिड में। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिसिस होकर पायरुविक एसिड बना रहा है,
उसके बाद प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में, ये तीनों एसिटिल को ए बन गया तो फिर कहाँ पे हो रहा है, क्रेब साइकिल में जा रहा है, जो कि क्या कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे हो रहा है बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 H2O एंड एनर्जी। एनर्जी कितनी मिलती है, 38 ATPs, ठीक है, 38 ATPs हमें मिलती है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन में, अगर हम बात करते हैं, ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इन ग्लाइकोलिसिस, हमें पता ही है। फिर ये पायरुविक एसिड में बनता है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के वजह से पायरुविक एसिड में बन गया, ठीक है। अब इसको पायरुवेट भी बोला जाता है। अब होगा भैया फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन के वजह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे विनेगर, विटामिन, किसमें, माइक्रोब्स के हेल्प से। अब अगर हम बात करते हैं ईस्ट में, तो फर्मेंटेशन होके अल्कोहल बन रहा है, कहाँ पे, ईस्ट को यूज करके। और अगर हम बात करते हैं मसल्स में, हमारी बॉडी में, ठीक है, और मसल सेल्स में वगैरह, तो वहां पे बनता है फर्मेंटेशन की वजह से लैक्टिक एसिड। अब यही लैक्टिक एसिड रीजन होता है तुम्हारी बॉडी में क्रैम्प का, ठीक है। तो ये तीनों भी कंडीशन इसमें, ये वाले इसमें गिव रीजंस वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, गिव रीजंस, ठीक है, कि ह्यूमन जब एक्सरसाइज करता है तब क्यों अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, या प्लांट्स क्यों करते हैं, तो वो चीजें उस पे सवाल आता है एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताया है, देखो, थ्रू द अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये स्लाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट्स के पहले तो मैं बताती हूँ, देखो, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कोई भी मतलब अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं है तो कोई सरवाइव नहीं करेगा। बट ऐसे कुछ बैक्टीरियाज है जो क्या कर सकते हैं, ऐसे ऑक्सीजन नहीं रहा तो भी सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है, जिसको अनएरोब्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है। ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन आर द 2 स्टेप्स इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ग्लूकोज कैसा होता है बच्चा, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, इसीलिए उसके पास लेस एनर्जी बनती है। पूरा ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या, पूरा ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, तो पूरा ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तो एनर्जी भी कम बन रही है। अगर पूरा ब्रेकडाउन हो जाता तो एनर्जी भी मिलती थी। फिर अगर की पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं, पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलिसिस से, ठीक है। अब उसके बाद जो मैंने फ्लो चार्ट अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, वही सारी चीजें हैं। ऑर्गेनिक एसिड बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, और इन द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स इन दिस प्रोसेस, इसी को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। 1 मार्क की डेफिनेशन है, ये करके जाना है। उसके बाद अगर जब ये भी गिव रीजंस का आंसर है, अगर कोई प्लांट जब ऑक्सीजन कम नहीं रहेगा वहां पे तो क्या परफॉर्म करते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि उसको करना है सरवाइव, ठीक है। डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल हो गया सराउंडिंग में, तो उस टाइम पे करता है, जैसे सीड परफॉर्मिंग अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन द सॉइल, अगर बहुत ज्यादा वाटर उसके साइड में है तब। जैसे मसल्स, ह्यूमन में मसल सेल्स परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन कब बच्चा, जब एक्सरसाइज कर रहे तब, ठीक है, ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन अवर बॉडी, लैक्टिक एसिड अकोमुलेशन होता है, जिस वजह से हमारे बॉडी में फटीग आता है या हमें क्रैम्प फील होता है और हम टायर्ड फील करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे और एग्जांपल्स दिए हैं इसी से रिलेटेड, बैक्टीरिया अनएरोब्स परफॉर्म करते हैं, लो एनर्जी के वजह से कुछ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों भी क्या करेंगे, अनएरोबिक लो ऑक्सीजन के वजह से अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है वो जो फर्स्ट पार्ट हो गया सारा अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, फर्स्ट पार्ट। दिस इज सेकंड पार्ट जो रहेगा ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिएंट के बारे में बताया है। अब इस पे तो सवाल आता ही आता है तुम्हारी एग्जाम में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे हर साल आता है सवाल। देखो, एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट, ठीक है, डिफरेंट फूड कंपोनेंट, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर इन लीवर एंड मसल सेल। अगर हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है तो लीवर और मसल्स में वो स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। दिस इज 1 मार्क MCQs। तो हमेशा याद रखना कि हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद What is the source of protein and what are they made? ये सारी चीजें हम देखेंगे। प्रोटीन सार क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ये किससे बने हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड से। अगर मैं बोलूं कि मल्टीपल अमीनो एसिड से, मतलब ये एक अमीनो एसिड, ये एक है, ये एक है, ये मल्टीपल अमीनो एसिड से क्या बना है बच्चा, प्रोटीन बना है। क्या बना है, प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद
जो इसके दो टाइप्स होते हैं, प्लांट प्रोटीन एंड एनिमल प्रोटीन। अगर ये हमें प्लांट को खा के अगर आ रहा है, ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट को खा के अगर प्रोटीन आ रहा है, दैट इज अ प्लांट प्रोटीन। अगर ये हमारे बॉडी में अगर कोई एनिमल को खा के आ रहा है, दैट इज अ एनिमल प्रोटीन। तो जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन है वो है एनिमल प्रोटीन, ठीक है। फर्स्ट क्लास प्रोटीन कौन सा है? एनिमल प्रोटीन। इससे कितना किलो कैलोरीज मिलते हैं? इससे हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती है। तो दिस इज ऑल्सो वन एमसीक्यू, ठीक है। प्रोटीन से हमें कितना किलो कैलोरी मिलती है? 4 किलो कैलोरीज, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, अमीनो एसिड आर ऑब्टेन आफ्टर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद these amino acids are observed in the form in the body and transported up each organ with the help of blood। हाँ, जैसे कि सारा हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड। तो ये प्रोटीन्स वगैरह भी कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड, ठीक है। फ्रॉम दिस अमीनो एसिड ऑर्गन सेल प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन नेसेसरी फॉर द होल बॉडी। The example given in along with the diagram, ये देखो ये फ्लो चार्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से अमीनो एसिड्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। देखो ब्लड में कौन कौन है? हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडी। ये फ्लो चार्ट तुम्हारी प्री बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये करके जाना है, ठीक है। और ये तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बोलना है पीडीएफ। पीडीएफ कमेंट कर दो, ये पीडीएफ आ जाएगा। देखो ब्लड के पास क्या है? हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज। स्किन के पास क्या है? मेलानिन, केराटिनिन। बोन के पास क्या है? ओसिन। सेल्स जो होती है इनके पास सेल मेम्ब्रेन पे वेरियस क्या होते हैं? प्रोटीन्स, एंजाइम्स होते हैं। पैनक्रियाज से हमें मिलता है इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन। पिट्यूटरी ग्लैंड से भी वेरियस हार्मोन आते हैं। मसल से हमें मिलता है एक्टिन एंड मायोसिन। ये दोनों फ्लेक्सिबल प्रोटीन है, क्योंकि भैया मसल्स हमारे क्या करते हैं? फ्लेक्सिबल ही होते हैं ना इनको। तो ये कौन से प्रोटीन है? एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। उसके अलावा ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें करके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोटीन्स एंड डिफरेंट उसके अमीनो एसिड्स मैंने बता दिए। उसके बाद नीचे देखते हैं हम क्या है। देखो अमीनो एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोटीन आर यूज्ड टू डिफरेंट ऑर्गन एंड सेल बिल्ड। और इन्हीं को ये हमें इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं, फंक्शंस देते हैं, इम्यूनिटी में काम करते हैं, इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं और ग्रोथ एंड मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है। तो इसीलिए हमें प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन हम बचपन में हमने पढ़ा होगा, बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है प्रोटीन को, ठीक है। तो प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। फिर आते हैं अदर भी न्यूट्रिएंट है जो हमारे लिए काम के हैं। लेट्स टॉक विद, अभी लिपिड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लिपिड का स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। लिपिड क्या है, ठीक है। लिपिड्स, विटामिन सारे देखते हैं। जो स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड से बना होता है। फैटी एसिड एंड अल्कोहल आर कॉल्ड एज लिपिड्स, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन ऑफ लिपिड कंज्यूम बाय us nothing but their conversion in fatty acid and alcohol, ठीक है। उसके बाद fatty acid are absorbed, distribute everywhere within our body. This fatty acid different cell produce various substance necessary to themselves। और अभी ये देखो, ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। किससे बना है? फॉस्फोलिपिड से बना है। कौन? essential for the plasma membrane are formed by the fatty acid। अगर तुम्हें दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे बना के बताती हूँ। ऐसे चेन होती है, यहाँ पे बीच में प्रोटीन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर बता रही हूँ। नीचे भी ऐसे ही सेम होता है, जॉइन। यहाँ पे टेल्स होती है, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है और ये बनता है फॉस्फोलिपिड से, मतलब सैंडविच जैसे, ठीक है। बायलेयर होती है लिपिड्स की। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, फैटी एसिड यूज एज अ प्रोड्यूसिंग हार्मोन। कौन से हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन, ठीक है। मल्टीपल हार्मोन्स। इसके अलावा these आर ऑल्सो यूज्ड इन कवरिंग द एक्सॉन ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल को कवर करने के लिए भी काम आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें लिपिड से कितना किलो कैलोरीज मिलती है? 9 किलो कैलोरीज। कितना मिलती है बच्चा? 1 मार्क का एमसीक्यू। इस पे बहुत सारे ईयर में ये क्वेश्चन आया है, लिपिड से हमें कितना किलो कैलोरीज मिलती है? 9 किलो कैलोरीज लिपिड से हमें मिलती है, ठीक है। फिर आते हैं विटामिन।
अब इतने सारे न्यूट्रिएंट हम देख रहे हैं तो उसमें ऐसे कुछ विटामिन, मतलब विटामिन भी तो न्यूट्रिएंट है, तो विटामिन अगर कम खाएंगे तो चलेगा क्या? नहीं, विटामिन भी हमें उतने ही ज्यादा जरूरी है। लेट्स स्टार्ट अबाउट द विटामिन। विटामिन क्या है? अ ग्रुप ऑफ हेट्रोजेनियस कंपाउंड्स, ठीक है, इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग हो उसके लिए जरूरी है। विटामिन ए बी सी डी ई के, ऐसे 5 टाइप ऑफ विटामिन है, ठीक है। कैसे याद रखोगे? ए बी सी डी ई के। उसके बाद यहाँ पे 2 टाइप के विटामिन है, ये सवाल आता ही आता है, ठीक है। फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल क्या है? देखो, वाटर सोल्यूबल तुम्हें याद रखना है बी और सी, बाकी के फैट सोल्यूबल है। अब ये एक ही चीज याद रख लो, दूसरा ऐसे ही याद हो जाएगा। WBC याद रहेगा ना, वाटर सोल्यूबल। कौन से है? WBC मतलब क्या? W मतलब वाटर और BC तो विटामिन है, तो वैसे याद रख सकते हो। ये ट्रिक मुझे एक स्टूडेंट ने बोली थी, तो वो तुम याद रख सकते हो। उसके बाद रोल ऑफ एनर्जी इन मेटाबॉलिज्म क्या है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखो, we have seen that fat and NAD produce process like glycolysis and Krebs cycle। हमने दोनों चीज देखी थी कि उन दोनों प्रोसेसेस में ये NAD and फैट आ रहे थे, ठीक है, मतलब FADH और उसके बाद NADH2, ठीक है। अब जो B2 है, राइबोफ्लाविन विटामिन B3, ये की कोएंजाइम इन द एनर्जी प्रोडक्शन, जो नाड एंड फैट के लिए, और B3 भी चाहिए रहेगा, ठीक है। ये नेसेसरी है नाड के प्रोडक्शन के लिए, और ये नेसेसरी है, B3 नेसेसरी है, सॉरी, ये फैट के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है और नाड के, तो भैया वो चाहिए तो ये दोनों भी तो चाहिए ही ना, क्योंकि उनका प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, तो ठीक है। लॉजिक समझा तुम्हें? तो ये हो गई हमारी विटामिन के बारे में। विटामिन लाइक राइबो, एक सेकेंड, चलो, विटामिन लाइक राइबोफ्लाविन एंड विटामिन B3 एंड B2 आर रिस्पेक्टिवली नेसेसरी फॉर देयर प्रोडक्शन, तो हमें दोनों भी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, विटामिन भी जरूरी है हमें, उसके बाद हमें लिपिड्स भी जरूरी है, उसके बाद हमें कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, सारी चीजें जरूरी है, नेसेसरी है। नेक्स्ट, अब आते हैं वाटर। भैया अभी तो बहुत ज्यादा धूप है, पानी पीना भूलना नहीं है, ठीक है। पानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो डिहाइड्रेट हो जाओगे, चक्कर आना चालू हो जाएगा, धूप बहुत ही ज्यादा है, तो वाटर पीना, ठीक है। चलो, लेट्स टॉक अबाउट द वाटर। वाटर तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे हमने बहुत बारी सुना है जल ही जीवन है, तो वैसे ही द इसेंशियल न्यूट्रिएंट है वाटर। उसके बाद there is about 65 to 70% water in our body, चाहिए ही उतना। It contains 70% water weight by weight, ठीक है। ब्लड जो है उसमें प्लाज्मा इज ऑल्सो कंटेन 90% ऑफ वाटर। अब ब्लड, प्लाज्मा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी, नहीं पढ़ी तो भी मैं बता देती हूँ। ब्लड जो है इट्स मेड ऑफ 2 थिंग्स, ठीक है, एक तो प्लाज्मा, दूसरा हमारी ब्लड सेल्स होती है, ठीक है। ब्लड सेल्स तुम जो पढ़ते हो मैम, WBC, RBC, ये सारी चीजें, ठीक है, और प्लेटलेट्स भी, ठीक है, ये तीनों या ब्लड सेल्स है, ब्लड कार्पसल्स भी बोलते हैं। बट जो ये प्लाज्मा है, ये 90% किससे बना है बच्चा? वाटर से बना है। किससे बना है? वाटर से, ठीक है। चलो, वाटर। अब फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड देयरबाय द होल बॉडी डिस्टर्ब्स इवन द लिटिल लॉस ऑफ वाटर। अगर हमारे बॉडी में थोड़ा सा भी अमाउंट ऑफ वाटर अगर डिहाइड्रेट हो गया, तो भी मतलब पानी नहीं है बॉडी में जितना अमाउंट ऑफ चाहिए उतना, तो हमारे बॉडी के फंक्शनिंग्स क्या हो जाएगी? हिल जाएगी। तो इसीलिए वाटर जरूरी है। जैसे हमारी मम्मी घर कोई गांव को चली गई ना, जैसे हमारा घर हिल जाता है, कुछ काम नहीं होते बराबर से, वैसे ही वाटर है, ठीक है। चलो, उसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइबर्स, वाटर हो गया हमारा न्यूट्रिएंट, उसके बाद हम आते हैं फाइबर्स पे। देखो, 65 to 75 वाटर इन आवर बॉडी, वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। नेक्स्ट आते हैं फाइबर्स, एंड फाइबर्स भी जरूरी है। क्यों बच्चा? क्योंकि with all about the mentioned nutrient, fibers is also essential। बाकी के भी तो जरूरी है वैसे ही फाइबर, because in fact we cannot digest the fibers, however they help in the digestion, ठीक है। अनइजेशन के लिए भी काम करते हैं। इजेशन करना मतलब क्या? अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी के बाहर निकालना, ठीक है। उसके बाद वी ऑब्टेन फाइबर्स फ्रॉम, कहाँ से मिल रहा है भैया? लीफी वेजिटेबल से, फ्रूट से, उसके अलावा हमें कहाँ से मिल रहा है? सीरियल से, ETC, मल्टीपल जगहों से हमें फाइबर्स मिल रहा है। तो फाइबर भी हमारे बॉडी के लिए उतना ही जरूरी है। एट दी एंड मैं ये बोल सकती हूँ कि मैम सारी चीजें तो जरूरी है, हाँ
सारी चीजें जरूरी है बट प्रॉपर अमाउंट में, अगर वो ज्यादा भी हो गई तो भी हमारे लिए हार्मफुल है, कम हुआ तो भी हार्मफुल है, ठीक है। चलो, तो इसीलिए तो हम डाइट, बैलेंस डाइट पढ़ते थे बचपन में, 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, तो यही चीज है। चलो लेट्स स्टार्ट अब नेक्स्ट पार्ट। अब ये जो पूरा चैप्टर है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखो मैं बताती हूँ, पहला तो रेस्पिरेशन में हमने पढ़ लिया, तुम्हें रेस्पिरेशन वाला पार्ट याद रखना है। सेकेंड पार्ट आ जाता है जहां पे हमने न्यूट्रिएंट की बात कर ली, न्यूट्रिएंट क्यों इसेंशियल है, कौन से इसेंशियल है। थर्ड पार्ट आ जाता है सेल डिवीजन। क्या आ जाता है बच्चा? सेल डिवीजन, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट से हमारे 2 पार्ट्स तो हो गए। अब थर्ड पार्ट जो है, अब तीनों पार्ट पे ना एक एक सवाल आता ही है एग्जाम में, तो तीनों पार्ट अच्छे से करके जाने हैं। फिर आते हैं सेल डिवीजन। क्या होती है सेल डिवीजन? लेट्स स्टार्ट अबाउट द सेल डिवीजन। क्या है सेल डिवीजन? सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहली प्रॉपर्टी ऑफ सेल, ठीक है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेल डिवीजन करना, ठीक है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म एक्जिस्टिंग वन, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो अप एंड क्या करेगा, अगर कुछ टूट फूट गया है उसके बॉडी में तो रिपेयर कर लेगा। अब दोनों के इसमें मैं बता देती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ यूनिसेल्युलर की, ठीक है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर हमने बचपन में पढ़ा था। एक सेल वाला मतलब यूनिसेल्युलर, मल्टीपल सेल वाला मतलब मल्टीसेल्युलर, एक से दो से ज्यादा सेल है मतलब मल्टीसेल्युलर हो गया। मैं इसकी बात करूंगी एग्जाम्पल, ये रिप्रोडक्शन में काम आ रहा है, ठीक है। यूनिसेल्युलर में रिप्रोडक्शन मतलब एग्जाम्पल, एक अमीबा है तो इससे भैया 2 अमीबा बन रहे, दो अमीबा बन रहे, तो ये रिप्रोडक्शन में। अगर मैं मल्टीसेल्युलर की बात करूंगी, ये ग्रोथ के लिए काम आएगा। समझो कि अगर बॉडी में कुछ ऑर्गन्स है, ठीक है, कुछ सेल है, वो सेल डिवीजन करेगी, ग्रोथ करेगी, तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम आता है, ठीक है। चलो स्टार्ट कर देते हैं यहीं से। 2 टाइप है भैया सेल डिवीजन के, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब अगर ये हो गए सेल डिवीजन, एक सेल है उससे 2 सेल्स बन गई। अब यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है तुम्हें, माइटोसिस इज ऑकर इन, कहाँ पे? सोमैटिक सेल में, ठीक है, और स्टेम सेल में होता है। तो एक पॉइंट याद रखना है, माइटोसिस ऑकर इन सोमैटिक सेल एंड स्टेम सेल। 2 पॉइंट्स तुम्हें, 2 सेल याद रखनी है, ठीक है। फिर बिफोर द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन we should know the structural organization of cell that have studied early classes। तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है तो तुम्हारी मैम है बताने के लिए। ये एक सेल है, 2 टाइप की सेल है, एनिमल सेल, प्लांट सेल। अब उसमें भी डिफरेंस है भैया, बट मैं एक ही सेल का स्ट्रक्चर निकाल के दिखा रही हूँ, सब एक ही कलर से दे रही हूँ मैं, ठीक है। देखो ये होती है सेल वॉल, जो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, तो इनडायरेक्टली किसकी होगी? यहाँ होती है पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये होता है हमारा न्यूक्लियस, उसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस। क्या होता है? न्यूक्लियोलस। और हाँ न्यूक्लियोलस, ठीक है। यहाँ पे होता है क्रोमैटिन, इतना बड़ा नहीं होता है, छोटू सा, ये हो गया न्यूक्लियोलस, ठीक है। यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर्स होता है, ये वाला पोर्शन, अब मुझे कलर करने दो थोड़ा सा, ठीक है। दिस पोर्शन, ये वाला और ये सब ये पूरा है साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ऐसी हो गई हमारा सेल का स्ट्रक्चर। वापस मेरा फेवरेट कलर लेने दो, ले लिया, ठीक है। तो हमने सेल का स्ट्रक्चर देख लिया। ईच सेल हैव न्यूक्लियस, अभी मैंने दिखा दिया, न्यूक्लियस तो है। सेल ऑर्गेनेल्स है कौन से? ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, ये सारे पढ़े हैं हमने। जो किसमें है? किसमें है बच्चा? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। उसके बाद लेट्स स्टार्ट द सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन देखते हैं, इतनी चीजें तो क्लियर होगी। अब आते हैं सेल डिवीजन। बिफोर सेल मतलब बिफोर सेल डिवीजन क्या होता है? बिफोर टाइप एनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन the cell is double up in chromosome number and present in the nucleus, ठीक है। बिफोर डबलिंग क्रोमोसोम रिप्लिकेशन होगा, डीएनए कॉपी बनाएगी 2। डबलिंग होने के बाद क्या हो जाएगा बच्चा? क्रोमोसोम एन कितना होगा? एन 4n, और यहाँ पे 2n है, यहाँ पे 2n, यहाँ पे 4n, ठीक है। की पॉइंट्स तुम्हें क्या याद रखने हैं? इफ क्रोमोसोम नंबर इज 2n इट्स डबल टू द 4n, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी यहाँ से मेन चीज चालू होती है तुम्हारी, जो कि है, एक सेकंड रुको, हाँ, जो कि है माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस में क्या हो रहा है? अब आते हैं पहला स्टेप जो है माइटोसिस, क्रोमोसोम एंड माइटोसिस। अ पेयर ऑफ ईच
each type of chromosomes present in 2n conditions में रहेंगे, whereas single chromosomes of each type of present in n condition. Their structure is like a जो structure ये वाला है structure क्रोमोसोम का, ठीक है। अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर याद देखो, ऊपर वाला क्या है, शॉर्ट आर्म जिसको हम पी आर्म भी बोलते हैं, नीचे वाला क्यू आर्म भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे लॉन्ग आर्म। बीच में क्या है, सेंट्रोमियर है, और ये क्या है, क्रोमैटिन, मतलब इसको डीएनए भी कहाँ कहाँ पे तो लेबलिंग किया जाता है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे एग्जाम में आती है लेबलिंग के लिए, या तो ड्रॉ करने के लिए, या तो लेबल करना पड़ेगा या तो ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आते हैं हमारी माइटोसिस में। माइटोसिस 2 स्टेप्स में होती है, पहला होता है क्रायोकाइनोसिस, सेकंड होता है साइटोकाइनोसिस। अब क्रायोकाइनोसिस मतलब क्या, मैंने थोड़ी देर पहले जब सेल का स्ट्रक्चर बताया था, कहाँ पे गया भैया, हाँ सेल का स्ट्रक्चर, तो अंदर का ये टूटता जाएगा ना, तो हो गया कि नहीं हमारा साइटोकाइनोसिस, फिर ये साइटोप्लाज्म टूटेगा। तो पहली स्टेप तो हमारी क्या है, पहली स्टेप है हमारी सोमैटिक सेल एंड स्टेम सेल डिवाइड माइटोसिस। माइटोसिस इज कंप्लीटली 2 मेन स्टेप। पहली स्टेप है क्रायोकाइनोसिस, न्यूक्लियर का डिवीजन, दूसरी है साइटोकाइनोसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्रायोकाइनोसिस। अब जो ये क्रायोकाइनोसिस है इसकी 4 स्टेप है, ठीक है। ओके, कैसे याद रखोगे, प्रणीता मैम तुम्हारी नाम का प्रोफेज, एम मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, मतलब मैट करके याद रख सकते हो, या तो पी आगे तुम, मैं पढ़ा रही हूँ तो याद तो रखना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहली फेज से, प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ थीन थ्रेड क्रोमोसोम स्टार्टेड। देखो अब मुझे ये बताओ, ये अभी जो न्यूक्लियस था उसमें तो ऐसे छोटे छोटे थ्रेड्स थे, अब ये थ्रेड क्या होंगे, कंडेंस होंगे, और कंडेंस होके क्या बना लेंगे, एक गुच्छा बना लेंगे। बट ये पहली फेज में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। छोटे छोटे जो फाइबर्स है, क्रोमैटिन फाइबर्स है, वो कंडेंस होना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है बच्चा, कंडेंसेशन चालू हो गया, स्टार्ट हो गया पहला, ठीक है। उसके बाद दे बिकम अ शॉर्टर, भैया शॉर्टर हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, ठीक है। एंड स्टार्ट अपीयरिंग अलोंग विद देयर पेयर ऑफ क्रोमैटिन, सिस्टर क्रोमैटिन, ठीक है। देखो ऐसे पेयरिंग करना चालू करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपीयरिंग। तो ये एक एमसीक्यू याद रख लेना, बहुत बारी सवाल आता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना कौन सी फेज में चालू हो जाता है, तो डिसअपीयर होना प्रोफेज में होता है, पूरा डिसअपीयर हो जाता है मेटाफेज में। स्टार्ट वाले वर्ड पे ध्यान देना, ठीक है। स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, प्रोफेज में हो रहा है। फिर आता है मेटाफेज में, यहाँ पे भैया कंप्लीटली डिसअपीयर हो गया। मैं अगर तुम्हें पूछूं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब डिसअपीयर होना चालू होती है, तुम्हारा आंसर होगा प्रोफेज। कब खत्म हो जाती है, मतलब पूरे कंप्लीटली डिसअपीयर कब हो गई, तुम्हारा आंसर होगा मेटाफेज। ये याद रख लेना बस। उसके बाद क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस हो जाएंगे, बिकम क्लियरली विजिबल अलोंग विद द सिस्टर क्रोमैटिन, 2 सिस्टर क्रोमैटिन के साथ विजिबल होंगे, एक इक्विलैटरल फेज में दिखेंगे, मतलब ये एक सेकंड एमसीक्यू हो गया, ठीक है। ये एक एमसीक्यू हो गया कि इक्विलैटरल फेज में कौन सी इसमें होते हैं, मेटाफेज में होते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन फाइबर होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म बाय सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, डन। इतनी ही चीजें तुम्हें याद रखनी है, दिस इज द प्रोसेस। एक यहाँ पे मेटाफेज में यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे कंडेंस होके सिस्टर क्रोमैटिन पेयर्स में फॉर्म हो जाती है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट, फिर आते हैं एनाफेज में। देखो जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट करके दिया है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा पहली चीज। उसके बाद क्या हो जाएगा, ईच क्रोमैटिन सेपरेटेड हो जाएगी, पुल्ड अपार्ट, खींच लिया जाएगा, ठीक है। ये देखो प्रोफेज, एनाफेज, एनाफेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मेटाफेज नहीं दिया है तो ये पुल कर लिया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद सेपरेट सिस्टर क्रोमैटिन और कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम्स। अब बंच ऑफ बनाना, दिस इज थर्ड एमसीक्यू। थर्ड एमसीक्यू, बंच ऑफ बनाना कौन सी फेज में दिखता है, एनाफेज में, ठीक है। फिर लास्ट हमारी टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हो रहा है, हैव रीच्ड टू द अपोजिट पोल्स, डिकंडेंस हो जाएंगे ड्यू टू द which they gain become a thread thin and invisible nuclear membrane form हो जाएगी, और 2 डॉटर सेल बन जाएगी, न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाएंगे। अब यही चीज यहाँ पे दी है, ये देखो साइटोकाइनोसिस, क्रायोकाइनोसिस कंप्लीट हो जाएगा इसी फेज में, ठीक है, बिगिंस। उसके बाद फिर डॉटर सेल बन गई, ठीक है।
प्लांट सेल में प्लेट बनती है और इसमें फोरो बनता है। इतनी चीजें याद रखनी है। मियोसिस चालू करने के पहले मैं क्रायोकाइनेसिस का बता देती हूँ। ये एक सेल है, ठीक है, अब ये ब्रेक डाउन हो रही है, मेरी साइटोप्लाज्म ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये ऐसा फोरो फॉर्म करेगी बीच में, ठीक है, ऐसा। बट अगर मैं प्लांट सेल की बात करती हूँ तो ये प्लांट सेल है, तो ये क्या करेगी, प्लेट फॉर्म कर लेगी, ऐसे बीच में प्लेट फॉर्म कर लेगी, ठीक है। तो ये होती है प्लांट सेल की बात। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों का अलग अलग होता है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द मियोसिस नाउ। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में भी सेम फेजेस हैं। मियोसिस किस में होती है, इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन प्रोड्यूस इन हैप्लॉइड गैमेट बनाती है। किस में होती है, जर्म सेल्स में होती है, रिप्रोडक्टिव इसके लिए काम आती है। प्रोफेज 1 सेम चीजें हो रही है, क्रोमोसोम स्टार्ट कंडेंस, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर्ड हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर होगी। तो क्रॉसिंग ओवर वाला क्वेश्चन होता है तो याद रखना है, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हो रही, प्रोफेज 1 में हो रही है। प्रोफेज 2 में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो गई ही पूरी, उसके बाद स्पिंडल फाइबर बिगिंस फॉर्म। प्रोफेज 3 में होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ डुप्लिका बन जाएगा, डुप्लीकेटेड एंड अटैच टू द स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाएंगी। फोर्थ फेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर्स टेट्राड्स बन जाते हैं, अलाइन विद द इक्विलेटरल फेज में, मेटाफेज में हो रहा है। फिर एनाफेज में क्या होता है, खींच लिया जाता है, होमोलॉगस सेपरेटेड मूव एंड अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं, देखो अपोजिट पोल में। टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी रिफॉर्म एंड साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, 2 डॉटर सेल बन जाएगी। 2 स्टेजेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस इज कंप्लीटली 2 स्टेज में होती है, दोस 2 स्टेजेस मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 1 में रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम और and after those homologous chromosomes are divided into 2 haploid cells। ये देखो होमोलॉगस का मैंने यहाँ पे बताया क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मियोसिस 2 का, व्हाट इज मियोसिस 2, सारी चीजें दी है यहाँ पे और भी। प्रोफेज 1 हाँ, प्रोफेज स्टेज अभी मियोसिस 2, ठीक है, मियोसिस 1 हो गया। मियोसिस 2 क्या होता है, मियोसिस 2 में मियोसिस 2 में क्या होता है, मियोसिस इज लाइक अ बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है, 2 हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं। मियोसिस 1 अंडरगो डिवीजन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉम्बाइन सिस्टर क्रोमैटिन एंड 4 क्या होता है, हैप्लॉइड सेल्स बनती है, गैमेट प्रोडक्शन, उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन ऑकर इन द मियोसिस। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनेगी, डिप्लॉइड ड्यूरिंग दिस सेल डिवीजन, क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम, सेम चीजें दी है अभी। और यहाँ पे देखो सेम चीजें हो रही है, माइटोसिस, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये हो गया हमारा मियोसिस 2 के बारे में। की पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं, एंड मतलब 2 हैप्लॉइड सेल फॉर्म्ड इन मियोसिस 1 अंडरगो डिवीजन इन मियोसिस 2। उसके बाद सिस्टर क्रोमैटिन सेपरेट होती है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्म हो देंगे। उसके बाद मियोसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैमेट प्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशन। क्रॉसिंग ओवर होगा होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में, leads to genetic recombination. 4 daughter cell are genetically different from the parent cell from each other। देखो यहाँ पे, ये देखो एक सेल है, मियोसिस बना, 2 सेल बनी, यही क्या करेगी, 4 बनाएगी, 4 हैप्लॉइड सेल बनाएगी। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, सारी चीजें होगी। इस पे सवाल आता नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली माइटोसिस पे ही सवाल आता है, अभी तक इस पे सवाल आया नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मियोसिस के बारे में। और एक एक्सपेरिमेंट दिया है, वैसे तो एक्सपेरिमेंट ये तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आएगा या तो नहीं भी आता है, मोस्ट प्रोबेबली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने सोचा दिया ही है तो मैं बता दूं बच्चों को। कौन से चाहिए, सारी चीजें चाहिए, शायद तुम्हारे स्कूल में भी कराएंगे। मीडियम साइज ओनियन कट, यहाँ पे सारी फेजेस तुम्हें देखनी पड़े। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरी एग्जाम्स के लिए नहीं इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल का जो तुम्हारा होगा असाइनमेंट बुक या प्रैक्टिकल बुक, उसमें ये लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैं ये पूरा यही सारी प्रोसीजर लिख लो, तुम्हारे एग्जाम में काम आएगी, ठीक है। तो इसके लिए थैंक यू बोल देना कमेंट में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सारे बच्चों को ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो अगर तुम नए हो, और पुराने बच्चे हैं तो कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय बाय।